आप जानते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। आप हैं एडवोकेट अरुण कुमार जी, पटना हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और सोशल मामले में हमेशा आगे रहते हैं। और आप प्रोफेसर सफायत हुसैन साहब हुए, जो ओरिएंटल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल और एक्स मेंबर बीपीएससी कमीशन। आप मास्टर जमील साहब हैं, आप मुश्ताक साहब हमारे सेक्रेटरी। आप शमशाद अली साहब हैं, रिटायर्ड डिविजनल इंजीनियर रहे हैं, वो गुलाम सबर आजाद साहब। और हमारे गेस्ट जो है एक संतोष कुमार है, फिरोज मंसूरी हैं, जो एक और प्रोग्राम में एंगेज है, बस वहाँ से छुटने के बाद यहाँ पहुँचेंगे। और पॉलिटिकल में हमने महसूस हजारी जी का ये कहा था कि वो भी शामिल रहेंगे, तो वो भी आने वाले हैं। हो सकता है कि श्रवण कुमार जी भी आ जाए। आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का मेन हम लोगों का ये कहना है कि आज लोगों ने जो है ओबीसी एससी एसटी को मजाक बना दिया। आप इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके हित के लिए आपने आरक्षण का प्रावधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया था, एक साजिश के तहत आजादी के बाद से उस आरक्षण को इन लोगों ने तरीके से हर जगह इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अगर तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता तो आज बहुत सारे हमारे ये प्रोफेसर साहब हैं, ये लोग बताएंगे, हमारे रिलीज में सारी बात है कि यूनिवर्सिटियां जो हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी के प्रोफेसर नदारत है, उसमें स्टाफ नहीं है। आज जो भी हमारे ओबीसी लीडर अगर किसी मामले को लेकर आगे आते हैं तो उनको जो है लीगली तौर पे टॉर्चर किया जाता है और उनको जो है बेबस कर दिया जाता है। और लोगों के लिए आप यही देखिए, बिहारी में देख लीजिए कि एक ही केस है चारा का, जगन्नाथ मिश्रा को बेल, लालू यादव को जेल। ये कैसा न्याय है भाई, जबकि शुरुआत वो चारा का मामला जगन्नाथ मिश्रा से ही शुरू हुआ था। तो न्यायपालिका में भी जस्टिस ओबीसी एससी एसटी के साथ नहीं हो पाता है। कारण ये है कि हमारे लोग वहां पे नहीं हैं। इसी तरह से जो रिजर्वेशन की सहूलत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और अब जो है क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े सरकारी संस्थाएं हैं आप उसको प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। जब सारी संस्था प्राइवेट हो जाएगी तो आपने ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया है वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं में दिया है, सरकारी शिक्षा में दिया है, सरकारी रोजगार में दिया है, तो फिर उनके आरक्षण का क्या मतलब रहेगा। दूसरी तरफ आपने जो आरक्षण को कैद कर दिया 49.5% में, अब इसके ऊपर जो है जो लोग आते हैं मेरिट पे आते हैं, आप उनको भी आरक्षण में ही डाल दे रहे हैं। जो बच्चा हमारा 95% 90% मार्क्स ला रहा है उसको भी आप 49.5 में ही रख रहे हैं, तो फिर हमारे आरक्षण का मतलब क्या हुआ। इसलिए हमारा कहना है कि इस कोटे को बढ़ाया जाए। इस पर हम लोगों का स्पेशली नीतीश कुमार जी से अपील है कि आपने जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभाला और संभालते ही एक बहुत बड़ा आपने काम किया है कि पंचायत में आरक्षण दिया, जिससे वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, जिन गांव में उनको बैठने का अधिकार नहीं था वहां वो लोग मुखिया और सरपंच और पार्षद वगैरह ये लोग बन गए। तो न्यायपालिका में भी आरक्षण की लड़ाई नीतीश कुमार जी को लड़नी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की वकालत करनी चाहिए। अब इस लड़ाई को अगर नहीं लड़ी जाएगी तो ओबीसी एससी एसटी समाज पिछड़ते जा रहा है और पिछड़ जाएगा। मुख्यमंत्री जो है ऐसा कर सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाया गया है, आप बिहार में भी ये काम कर सकते हैं कि आप बिहार के में जो 49.5% ओबीसी आरक्षण है, एससी एसटी आरक्षण है, आप इसके दायरे को आगे बढ़ा दीजिए। ये आपके अख्तियार में है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिया जाएगा, आपका भी तारीख में नाम हो जाएगा, आप भी अमर हो जाओगे, जिस तरह से मुंगेरी लाल, बीपी मंडल, बीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर हुए हैं। ये हम लोगों का कहना है और इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने ये सब्जेक्ट चुना है कि आज सब निजीकरण हो रहा है तो हमको आरक्षण चाहिए, वरना फिर आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रहता है। आप हमारे गेस्ट हैं, इन लोगों से भी आप अपनी बात ले लीजिए। हमारे अरुण कुमार एडवोकेट साहब है और प्रोफेसर सफायत हुसैन साहब। मेरा नाम अरुण कुशवाहा हुआ। मैं पटना हाई कोर्ट में संविधान विशेषज्ञ अधिवक्ता हूं और न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। हम लोगों ने बिहार न्यायिक सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज तक के बहाली में आरक्षण भी लागू करवाया 20 साल के संघर्ष के बाद। और ये भारत का जो संविधान है उसका जब हम पहला पन्ना उलटते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रियम्बुल में लिखा हुआ है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय देना चाहते हैं। और ये तीनों तरह का न्याय अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट से होता है और हाई कोर्टों से होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 3% न्यायाधीश ही मात्र हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज, ये सब मिला करके, जबकि इनकी आबादी इस देश में 90% है। तो 90% आबादी वाले समाज में, जिनका अब हजारों नहीं लाखों की संख्या में वकील उपलब्ध हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बनने की काबिलियत रखते हैं, हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की जो बहाली की प्रक्रिया है वो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसमें मनोनयन द्वारा कर दिया जाता है। अर्थात जिनके बाबा, दादा, परदादा, छरदादा जिनके जज हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उन्हीं का बेटा, पोता, दामाद, भतीजा, भाई जज बन सकता है और बाहर का कोई भी आदमी जज नहीं बन सकता है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जब तक समाप्त नहीं होगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं होगी और जब तक हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज का 90% न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, तब तक हम देश के गरीबों को, 90% आबादी वाले लोगों को न तो सामाजिक न्याय दे पाएंगे, न आर्थिक न्याय दे पाएंगे, न राजनीतिक न्याय दे पाएंगे, न फौजदारी न्याय दे पाएंगे। इसलिए हम अपील करते हैं भी देश की जनता से और खास करके देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के नेताओं से अपील करते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण लागू नहीं हो तो आप ऐलान करिए कि देश की एक भी जनता अपने समाज के मुकदमा में आरक्षण विरोधी वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार करे। वो वकील ही नहीं बनेंगे तो कल जज कैसे बनेंगे? हम उनको जज नहीं बनने देंगे क्योंकि वो हमें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। आज देखिए, रिजर्वेशन का संविधान में जो आधार बनाया गया है, आर्टिकल 16(4) में लिखा गया है कि आरक्षण किसको देना है? जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, माने जिसको नीच दृष्टि से देखा जाता है, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, माने जिस समाज में एजुकेशन की कमी है, और तीसरा महत्वपूर्ण है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है देश के नौकरियों में, राज्य के नौकरियों में। 3 ही शर्त है: सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। और इन्हीं तीनों आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि वर्तमान सरकार ने उच्च जाति के लोगों को भी आरक्षण, विरोधी समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण ये कह के दे दिया कि उसमें भी गरीब लोग हैं, जबकि करिया मुंडा समिति का रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है कि अभी भी देश के नौकरियों में 87% आरक्षण विरोधी समाज के लोगों का कब्जा है। तो जिनका प्रतिनिधित्व पहले ही से एक्सेसिव है, उनको आपने रिजर्वेशन दे करके भारत के संविधान की हत्या किया है। और जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी तो अधिकांश जो है आरक्षण विरोधी समाज से ही आते हैं, और वो सब मिल करके इस केस को पेंडिंग रख दिया और उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है। जितनी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है उसका लिस्ट बनाया जाए और उन सभी सरकारी संस्था जिसको निजीकरण कर दिया गया है आजादी के बाद से, उन सबों को पुनः सरकारीकरण करने का आंदोलन इस देश में शुरू हो, ताकि SC, ST, OBC को नौकरी मिल सके, रिजर्वेशन मिल सके। और ये आंदोलन जो पार्टी आजादी के बाद से निजीकरण किए गए संस्थाओं का फिर से सरकारीकरण करेगा, उसी पार्टी को अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट करेगा। अगर ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया इस देश में तो फिर से इस देश में गरीबों का राज होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के जजों की कुर्सियों पर भी गरीब का बेटा बैठा हुआ नजर आएगा। और यही हमारा आज का मकसद है, आज के इस सम्मेलन का मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वर्तमान सरकार को घेरा है, वर्तमान सरकार ने ही तो राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग से लाया है, फिर आपने सरकार को क्यों घेर रहे हैं इस बात? सरकार को इसलिए क्योंकि आपके राष्ट्रपति आपके ही समाज से, आपके ही वर्ग से राष्ट्रपति भी आते हैं। कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर हम हाई कोर्ट के वकील हैं या जज हैं और अगर हम डकैती करते हैं तो हमको भी 395 का मुद्दा बनना पड़ेगा। ये यहाँ भारत में कानून का राज है, व्यक्ति का राज नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। तो फिर आप रिजर्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं? रिजर्वेशन की बात सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है और उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी हमने कहा कि 97% जज 4 जातियों का है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में।
भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला। 97% जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, और जिसकी आबादी 90% है SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी, उन सबों का जज मात्र 3% है। यही देश है क्या? इसी देश का सपना देखा था महात्मा गांधी ने, इसी देश का सपना देखा था डॉक्टर भारत का अम्बेडकर ने। सर्वश्रेष्ठ का जो पद होता है वो तो आपके हवाले है, तो आप इस बात को क्यों कर रहे हैं? अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो हम उनका भी खिलाफत करते हैं, उनको जिम्मेदारी था, वो चाहते तो ये काम कर सकते थे। प्रधानमंत्री भी OBC है, लेकिन वो गुलाम है। जिस तरह से पतंग का डोरी जिसके हाथ में रहता है पतंग को नचाता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी का और राष्ट्रपति महोदय दोनों का डोरी जो है आरक्षण विरोधी ताकतों के हाथ में, RSS के हाथ में है, और वहीं से नाचते हैं। वो हमारे समाज का काम नहीं करते हैं, इसलिए हम उनका भी मुखालफत करते हैं। मोदी जी ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मैं तो किसी भी RSS या जो भी हो उसका हम साथ नहीं देता, हम अपने तहे दिल से सरकार को ये करते हैं। एक बहुत बढ़िया सुटेबल और रिसर्च एकदम प्रूव्ड फॉर्मूला है कि बोलो गरीबों के लिए और करो अमीरों के लिए। अच्छा, एक बात आपने एक से देखा होगा, बोलो गरीबों के लिए और करो अमीरों के लिए। एक क्वेश्चन मेरा लास्ट है कि आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्या आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन गलत है? एकदम। डॉक्टर अंबेडकर ने 1933 में भाषण दिया था, कलकत्ता असेंबली था उस समय, कलकत्ता बंगाल। अगर सभी समाज को रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर दे दिया जाए तो क्या वो गलत है? हाँ, सुनिए, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसलिए क्योंकि जिस दिन आर्थिक आधार पर आरक्षण कर देंगे ना, तो जितना BDO, CO और DM सब उच्च जाति वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, और वो आर्थिक जो इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा, वो हमारे जो SC, ST, OBC के जो लोग हैं, गरीब गुरबा है, जिसको रहने के लिए और खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो घूस नहीं दे पाएगा। और सारा सर्टिफिकेट उच्च जाति के लोग कम आय का प्रमाण पत्र बना लेंगे और आरक्षण उसी कागज का खेल हो जाएगा। जो कम आय प्रमाण पत्र का बना लेगा उसी को आरक्षण मिलेगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो एक कागज का खेल हो जाएगा। जो कम मिलता है, ये सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, और जिसका प्रतिनिधित्व जिन समाजों का नहीं है उनका रिजर्वेशन। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपने कहा था कि उच्च पद जो है प्रेसिडेंट का वो मिला है दलित को, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उनको छोड़ क्यों दिया गया, क्या समझ के छोड़ दिया गया? यही मेरे आपके सवाल का ये उत्तम जवाब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा उन्होंने सवाल किया, क्योंकि ये एक कौन है हमारे समाज पर कि हमको किस तरह से कुर्सी पर बैठा करके हमारा माहौल उड़ाया जाता। इस बात को भी समझने की जरूरत है। अनुच्छेद 341 का ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं काफी देर से आप क्या रूबरू हूं। अब जो है टेस्ट बदलना चाहिए, इसलिए अब हम पहले वक्ता के रूप में